अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। अभी स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं, फिर स्टार्ट करते हैं। 1-2 मिनट वेट कर लें। आप लोगों को मैंने ग्रुप्स का बोला था बेटा। सीआर ने मुझे सिर्फ कुछ ग्रुप्स भेजे हैं, सभी मेल मेंबर से ग्रुप्स नहीं आए और ना ही फीमेल साइड से ग्रुप आए हैं सारे। सर वो सीआर ने कहा था, ग्रुप में मैसेज किया था, लेकिन बाकी स्टूडेंट्स ने अपने ग्रुप मेंबर भेजे ही नहीं, ना टॉपिक सेंड किया। इसका मतलब पास नहीं होना चाहते हैं आप लोग, चाह रहे हैं कि आप लोगों के एक सेमेस्टर और लगे। नहीं सर, आज बता देंगे सब। चलें बेटा, आज भी ना बताइएगा, कोई बात नहीं। आज क्यों बताना आपने? 1 वीक हो गया मैंने आप लोगों को टाइम दिया हुआ, तो आज भी आपने क्यों तकलीफ करनी है इतनी? सर हमें ये नहीं पता था कि सेंड भी करने, हमने टॉपिक भी चूज कर लिए हैं और ग्रुप भी बन गया। नेक्स्ट वीक सर मेरा और किंजा का रखते हैं और अनिका का और इंशा का, हम चारों का नेक्स्ट कर दें। नेक्स्ट वीक सिर्फ प्रेजेंटेशन ही होनी है आप लोगों की। 2 फीमेल ग्रुप होंगे, 2 मेल ग्रुप होंगे। सर फिर हमारा करते हैं एक और इंशा निका, हम चारों का करते हैं। चलें, आप लोग कर लें, कोई मसला नहीं। अभी करते हैं डिसाइड, अभी जरा बाकी लोग भी आ जाएं, अभी एडमिट हो रहे हैं, फिर अभी डिसाइड कर लेते हैं। ठीक है सर। माइक अपने म्यूट करें बेटा, ये जो पीछे आवाजें आ रही हैं। अहमद, अपना माइक म्यूट करो। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। नाज़िम बच्चे, अभी अपना माइक म्यूट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके बेटा, स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने स्टार्ट किया था, कुछ चेक्स के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हमने टाइप्स ऑफ चेक्स को डिस्कस किया था और डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस किया था कि क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं। तो इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन फ्रॉम द लास्ट क्लास, तो यू कैन आस्क बेटा। अगर कोई लास्ट क्लास में से कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्वेश्चन पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं, एनी वन ऑफ यू। सर ये जो क्रॉस चेक होता है सर, ये पेमेंट के लिए नहीं होता सर, ये सिर्फ ये डिपॉजिट के लिए होता है चेक? दोनों चीजों के लिए हो सकता है बेटा, पेमेंट के लिए भी हो सकता है। मैंने आपको बताया था कि क्रॉस चेक जो है ये आप जब किसी को देते हैं, फर्क सिर्फ ये होता है कि आपको ऑन द स्पॉट पैसे नहीं मिलेंगे। अब अक्सर मैंने आपको लास्ट टाइम एग्जांपल दी थी कि जब हम लोग जो पेपर्स वगैरह चेक करते हैं आपके, तो हमें जो पेमेंट्स होती है वो क्रॉस चेक्स के थ्रू होती है। यानी हमें एक चेक मिल जाता है बाय नेम, वो चेक जो है वो हम लोग बैंक में जमा करवाते हैं, तो हमें ऑन द स्पॉट पैसे नहीं मिलेंगे। यानी आप चेक प्रेजेंट करेंगे तो उसी वक्त आपको पैसे नहीं मिलेंगे, वो आपके अकाउंट में ट्रांसफर होंगे, सिर्फ ये इसका प्रोसीजर है। बाकी आप उसको किसी तरीके के लिए भी यूज कर सकते हैं, पेमेंट के लिए भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल। ओके सर। सिर्फ प्रोसीजर इसका ये है कि आपको ऑन द स्पॉट पैसे नहीं मिलेंगे, ऑन द, जिस तरह हम सेल्फ चेक लेके जाते हैं तो हम उसी वक्त पेमेंट ले लेते हैं, वो नहीं मिलेगी आपको बस। सर अगर जो सेल्फ चेक है
वो जो कैश करवाने जाता है उसका आईडी कार्ड लाजमी है कि नहीं? देखिए बेटा ये डिपेंड करता है। देखिए ये डिपेंड करता है। वैसे तो कहा जाता है कि जो बैंक्स जो रिक्वायरमेंट होती है वो तो ये होती है कि जिस बंदे के नाम का चेक है उसका आईडी कार्ड होना चाहिए। लेकिन जो बैंक्स है वो विदाउट आईडी कार्ड भी दे देते हैं क्योंकि उसके ऊपर सेल्फ का वर्ड लिखा होता है। लेकिन फॉर द सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू बैंक्स को चाहिए कि वो, और कुछ बैंक्स नहीं भी करते कैश, लेकिन 80 to 90% जो बैंक्स होते हैं वो सेल्फ का वर्ड लिख के उसको कैश करवा देते हैं, कर देते हैं। अगर आपने बैक साइड के ऊपर भी एक दो साइन किए हो तो फिर वो ले लेते हैं। यानी एक तो आपने फ्रंट पे साइन करने होते हैं ना, वो साइन वो बैक पे भी लेते हैं। तो अगर वो भी आपने कर दिए घर से तो फिर वो ज्यादा श्योरिटी हो जाती है कि इस बंदे ने वाकई इसको भेजा है। क्योंकि तीन जगह पे आप साइन एक जैसे नहीं ना कर सकते। अगर गलत भी चेक हो एक जगह पे चलो बंदा उसको कर लेता है, लेकिन तीन जगह पे साइन एक जैसे उसमें कोई प्रॉब्लम आ जाती है थोड़ी बहुत। लेकिन होना ये चाहिए कि आप मतलब जो रूल है वो यही होता है कि उसके साथ आईडी कार्ड लेके आए। अगर वो बंदा खुद नहीं आ सकता तो उसका आईडी कार्ड होना जरूरी होता है। ये सर थर्ड पार्टी जब जाती है आईडी कार्ड साथ, हाँ साथ वो मांगते हैं आपसे लाजमी। और बेटा कोई कंफ्यूजन पूछ लें कोई चीज। अच्छा दूसरा मैंने आप लोगों को बेटा ग्रुप्स का बोला था, जिन लोगों ने हमें लेट ज्वाइन किया, मैं ये बात कर रहा था, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। आज हमारी 2 ग्रुप्स की प्रेजेंटेशन है अगली क्लास के अंदर। ये क्लास में भी थोड़ी सी पढ़ाऊंगा आप लोगों को, उसके बाद फिर मैं इसको इसी प्रेजेंटेशन स्टार्ट कर देंगे हम लोग अगली क्लास के अंदर। तो प्रेजेंटेशंस के लिए आप लोगों को मैंने बोला था कि आप लोगों ने स्लाइड्स बनानी है और वो स्लाइड्स आपने शेयर करनी है यहाँ पे। जब आप यहाँ पे शेयर करेंगे तो वो हमें नजर आएंगी। पहले प्रेजेंटेशन दी है यहाँ पे, पहली दफा देनी है अभी? पहली दफा ही सर, पहले नहीं दी कभी भी। नहीं मतलब किसी और टीचर को प्रेजेंटेशन दी यासिर साहब को? नो सर। नहीं सर। नो सर। तो अभी आप लोग प्रेजेंटेशन जो है वो शेयर करेंगे। अगर आपके जो अपनी स्लाइड्स हैं वो यहाँ पे, अब जिस तरह मेरे पास ही शो हो रही है इसी तरह आपके पास भी शेयर का बटन एक आ रहा होगा, तो आपने वो स्लाइड शेयर कर देनी ओपन करके। यस सर। ठीक हो गया? तो आपने ये शेयर कर देनी है और उसके बाद वो हमारे सामने नजर आएंगे। आप लोग प्रेजेंटेशन देंगे, फिर हम उसी के प्रेजेंटेशन के दरमियान में से आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। जितनी प्रेजेंटेशंस होंगी दीज आर द पार्ट ऑफ योर कोर्स आउटलाइन। और मैंने आप लोगों को बोला है कि टॉपिक्स ये मत लें बेटा, आप मोस्टली वही स्टूडेंट्स टॉपिक रिपीट कर रहे हैं जो मैं पढ़ा रहा हूँ। टाइप्स ऑफ चेक ले ले, टाइप्स ऑफ बैंक्स ले ले, बैंक्स के टाइप्स ले ले, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। और टॉपिक्स ले बैंक से रिलेटेड बेटा। सर मैंने और हिना ने ग्रुप बनाया है और हमने हाउ टू क्रिएट क्रेडिट इन बैंक चूज किया टॉपिक। चलो ठीक है, ये भी अच्छा टॉपिक है। चलें ये ठीक है, ये हो सकता है। हाउ टू क्रिएट क्रेडिट इन बैंक्स, बिल्कुल ठीक है, इसको आप कर सकते हो। मतलब हो बैंक से रिलेटेड, लेकिन ये नहीं कि टाइप्स ऑफ बैंक्स कर लें, वो तो हम पहले पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ चेक कर लें, टाइप्स ऑफ चेक्स भी मैं पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने वही रिपीट करना तो उसका तो हमें कोई फायदा नहीं। टॉपिक्स इस तरह के लें, मतलब फाइनेंस से रिलेटेड ले लें, बैंक से रिलेटेड ले लें। मैं यही कह रहा हूँ कि जो आप लोगों के थोड़ी लर्निंग भी हो। सर क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट मैंने और अहमद ने लिया है, अहमद पन्नू ने, तो अगर नेट से निकाले तो ये हमने पहले चूज किया हुआ था क्रेडिट क्रिएशन का, तो ये लोग थोड़ा सा डिफरेंट करके उसको एक्सप्लेन कर दें। मेरे पास बेटा ग्रुप्स के अंदर जिसका नाम पहले आ गया मैंने सिर्फ उसको देखना है। हाँ सर मैंने पहले बताया है। ओके हाँ, आप चेंज कर लें, कोई इशू नहीं, आप चेंज कर लें। मतलब आप प्रेजेंटेशन दें, अगर आपको लगता है कि आपकी प्रेजेंटेशन बिल्कुल उसी तरह की जिस तरह की उनकी, तो आप थोड़ा चेंज करेगा, दूसरा ग्रुप उसको चेंज करेगा, टॉपिक को सेम वही टॉपिक नहीं करेगा। अगले वीक के लिए सुन ले बेटा, अगले वीक के लिए अभी इस वीक तो हमारी सिर्फ 2 ग्रुप्स की प्रेजेंटेशन है, अगले वीक 4 ग्रुप्स की प्रेजेंटेशन होंगी। ठीक हो गया? 2 ग्रुप्स फीमेल साइड से बोल रहे हैं। कौन कौन से थे? एक अनिका का बोला ग्रुप और एक आप लोगों ने कौन सा बोला है? एमन का सर। एमन और किंजा। सर एमन और किंजा, अनिका और रिमशा। ओके अनिका, रिमशा, एमन और किंजा, ये 2 ग्रुप्स फीमेल साइड से, 2 ग्रुप बेटा मेल साइड से चाहिए। मेल साइड से कौन कौन देगा? सर सकलैन और हुसैन। एक ग्रुप हो गया। दूसरा बेटा याद रखिएगा, जिस पर्सन की प्रेजेंटेशन नहीं होगी उसके मैं असाइनमेंट्स के मार्क्स नहीं लगाऊंगा, ये बात ध्यान में रखिएगा। ओके अगर आप लोग खुद जी मेरा और अहमद का कर लें, अहमद पन्नू। ठीक हो गया 4। ओके बेटा ये 4 ग्रुप्स हो गए हमारे नेक्स्ट वीक के लिए। इसके बाद जितने ग्रुप्स बचते हैं वो उससे अगले वीक के लिए हो जाएंगे। उसके लिए मुझे बताना ना पड़ेगा जी किसकी है किसकी नहीं है। तो नेक्स्ट वीक हमारी जो संडे को क्लास होगी आपकी जो कंज्यूमर बैंकिंग की, उसमें 4 ग्रुप्स की प्रेजेंटेशन होगी। 2 ग्रुप की प्रेजेंटेशन होगी पहली क्लास के अंदर जो 30 मिनट्स की क्लास होगी हमारी, और अगले 2 ग्रुप्स की जो प्रेजेंटेशन है वो अगले 30 मिनट्स में होगी। किसकी पहले किसकी बात होगी वो हम डिसाइड करेंगे, पहले किसने देनी, फीमेल्स ने देनी कि पहले मेल्स ने देनी। आप दोनों अपने रेडी रखिएगा, स्लाइड्स रेडी रखिएगा। स्लाइड्स यहाँ पे आप शेयर करेंगे
उनको प्रेजेंट करेंगे और साथ साथ आपसे क्वेश्चनिंग होगी उसी के अंदर से। जी बेटा सर, ना करिए। अब इनसे पूछ ले कोई, इन्होंने टॉपिक चेंज करना है या हम चेंज करें टॉपिक? आप लोग चेंज आप करें, लोग वो कर तो कह लें, रहे हैं कि हमने हमने रेडी करने हैं। किया हुआ है। क्रेडिट, आप थोड़ा आपका चेंज कर क्रेडिट लें। इंस्ट्रूमेंट है? क्या? क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है आपका? नहीं, हमारा क्रेडिट क्रिएशन है। क्रेडिट आप मेरा बेटा सर बाद में मेरी बात सुने, आप लोग डिफरेंट ही बाद है में सर ऐसा दोनों करें में। ना, आप दोनों ग्रुप्स बाद में आपस में डिस्कस कर लेना कि आप क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या चीजें प्रेजेंट करना चाह रहे हैं और वो क्रेडिट क्रिएशन में क्या क्या चीजें हैं। अगर तो वो मैच नहीं कर रही तो फिर आप डेफिनेटली दोनों वही कर लें। अगर वो मैच कर रही है कि हम ये चीजें कर रहे हैं, इसमें ये हेडिंग्स आएंगी, तो फिर आप ना करें। अगर दोनों की मैच हो रही मेरे है ख्याल से मुख्तलिफ है सर, क्रेडिट क्रिएशन बस क्रेडिट ठीक हो इंस्ट्रूमेंट गया। सर। ओके ठीक है, फिर बेटा कर लें, दोनों कर ले, आप वो भी कर ले वो भी कर ले, कोई इशू नहीं। वो हम यहाँ पे देख Yes, लेंगे sir. जब आप प्रेजेंटेशन देंगे। ठीक हो गया बेटा? ओके हो गया। Yes, ये sir. पहला काम हमारा कंप्लीट हो गया जो मैंने आपको पहले बता दिया। अच्छा, आज हम डिस्कस करेंगे, स्टार्ट करेंगे जो हमने जहां से हमने इसको वाइंड अप किया था। डिसऑनर ऑफ चेक्स क्या होते हैं बेटा? कि हम चेक्स को डिसऑनर मतलब बाज दफा जो चेक्स होते हैं आप बैंक में प्रेजेंट करते हैं और वो चेक डिसऑनर हो जाता है। उसकी बहुत सी वजूहत हो सकती हैं। उसकी बेटा सबसे पहली वजूहत में से सबसे पहली वजह है वो ये हो सकती है कि आपके सिग्नेचर मैच नहीं करते। बाज दफा होता ही है कि आपने जो साइन वहां पे किए होते हैं वो साइन जो आप चेक के ऊपर करते हैं, जब आपने अकाउंट ओपन करवाया होता है तो वहां पे वो आपसे एक सिग्नेचर लेते हैं। जब आप चेक प्रेजेंट करते हैं तो उसके ऊपर भी आपके वही साइन होने चाहिए। अगर वो साइन आपस में मैच नहीं होते तो आपका जो चेक है वो डिसऑनर हो जाता है। पहली रीजन बेटा ये है। सेकंड रीजन हो सकता है कि जो चेक्स के ऊपर आपने अमाउंट लिखी है, फॉर एग्जांपल आपने अमाउंट लिखी है 20,000 रुपए का चेक, लेकिन जब वो अमाउंट चेक की गई तो आपके अकाउंट में 20,000 रुपया था ही नहीं, बल्कि उससे कम पैसे थे, तो भी चेक जो है वो आपका डिसऑनर हो जाएगा। थर्ड बेटा रीजन हो सकती है कि आपका जो चेक की हालत, माइक म्यूट रखिए बेटा, अपने माइक्स को म्यूट रखिए। थर्ड रीजन ये हो सकती है कि आपकी जो चेक की हालत है वो बहुत बुरी है। बेटा बाज दफा ये होता है कि चेक धुल जाता है या हो सकता है कि पड़े पड़े खराब हो जाए, उसमें फट जाए, इस तरह की रीजन हो सकती है। तो अब फॉर एग्जांपल जब भी बेटा कोई डाउट आएगा चेक्स के ऊपर तो वो जो चेक्स है वो बैंक उसको प्रोसेस नहीं करेगा। बाज दफा ये होता है कि आपने सिग्नेचर बिल्कुल सही किए होते हैं लेकिन जो सिस्टम के अंदर साइन आ रहे होते हैं थोड़ा सा उसके अंदर माइनर सा भी अगर वो डिफरेंस आता है तो बैंक्स जो है वो रिस्क नहीं लेता, क्योंकि इससे कस्टमर को नुकसान हो सकता है। क्योंकि अगर वो चेक कैश हो जाता है और बाद में आप क्लेम करते हैं जी कि ये मेरे साइन थे ही नहीं, तो फिर बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट कि उन्होंने क्यों उस चेक को जो है वो कैश किया। अंडरस्टैंड बेटा? अब इसकी कुछ रीजन लिखी हुई है। अब उसने देखा लिखा था बैंक डज नॉट रिफ्यूज टू पे द चेक प्रोवाइडेड देयर इज एडिक्वेट बैलेंस इन द कस्टमर्स अकाउंट। ठीक है, ये वो रीजन है जहां पे वो उसको रिफ्यूज नहीं कर सकता। अगर चेक आपके अकाउंट में बैलेंस है तो डेफिनेटली वो करेगा आपको पे। अगर आपके चेक के साइन ठीक है तो डेफिनेटली वो आपको पे करेगा। अगर आपका चेक जो है वो पोस्ट डेटेड मतलब पोस्ट डेटेड मीन कि उसकी भी डेट रहती है, डजंट मीन कि वो फ्यूचर डेट का है। अगर बेटा वो पोस्ट डेटेड होगा तो भी वो जो है वो आपका चेक जो है वो डिसऑनर हो जाएगा। पोस्ट डेटेड का मतलब होता है आज डेट है 28 ऑफ जून, आपके पास जो चेक है वो 28 ऑफ जुलाई का है, आप आज ले जाते हैं तो बेटा वो भी चेक आपका डिसऑनर हो जाएगा क्योंकि वो 28 जुलाई से पहले कैश नहीं होगा। हाँ, 28 जुलाई के बाद जब मर्जी आप उसको कैश करवा सकते हैं विद इन 6 मंथ, तो विद इन 6 मंथ आप उसको कैश करवा सकते हैं। एंड व्हेन बैंकर मस्ट रिफ्यूज पेमेंट फॉर द चेक। अब देखिए बेटा उसने कौन कौन सी रीजंस लिखी हैं। अब ये रीजंस आप देखिए किन किन वजूहात की वजह से आपको पैसे नहीं मिलते। तो ये बेटा वो रीजन है, उसमें से कुछ रीजन मैंने आपको बता दी। बाज दफा कस्टमर खुद बेटा फोन कर देता है कि जी मैंने फलां चेक दिया था, आप उसकी पेमेंट जो है वो स्टॉप कर दें। कोई भी रीजन हो सकती है। अगर वो बंदा जिसको आपने चेक दिया था आप उसके पैसे रोकना चाहते हैं तो आप उसको कॉल करके रुकवा सकते हैं क्योंकि यू आर द कस्टमर, तो जो बैंक है फिर वो उसको पेमेंट नहीं करेगा। तो इसके अलावा बेटा मैंने आपको बता दिया कुछ रीजन है, वो आप इसको पढ़ लें, वो सारे के सारे रीजन यहाँ पे आ जाएंगे जो लिखी हुई है उसमें। डिफेक्टिव हो सकता है, चेक फटा हुआ हो सकता है, एंड सो मेनी रीजंस आर देयर। ओके, इसके अलावा देख लें ये भी कुछ रीजन लिखी हुई हैं। वेल चेक इज नॉट प्रॉपर्ली ड्रॉन और कंप्लीट इन रिस्पेक्ट, आपने डेट नहीं लिखी या आपने डेट गलत लिख दी है। तो लिखनी आपने आज की डेट थी लेकिन आपने कल की डेट लिख दी, हालांकि सिर्फ एक दिन का फर्क है। आज 28 है, आपने उसकी 29 डाल दी तो अभी चेक आपका क्या, पिछली डेट डाल दे तो चल जाएगा, अगली डेट डालेंगे तो बेटा वो जब तक डेट नहीं आएगी तब तक वो कैश जो है चेक आपका कैश नहीं होगा। ब्रांचेस का डिफरेंस आ सकता है। अब तो खैर ये सिस्टम खत्म होता जा रहा है, तो आपको पता है कि सारी की सारी जो बैंकिंग है वो ऑनलाइन होती जा रही है। तो पहले ये होता था कि जिस ब्रांच का चेक होता था उसी ब्रांच में कैश होता था। फॉर एग्जांपल अगर आपने कोतवाली रोड ब्रांच के ऊपर चेक आपके पास चेक बुक है
उसी बैंक की ब्रांच से ही आप चेक जो है वो कैश करवा सकते हैं। किसी और ब्रांच में लेके जाएंगे तो वो चेक कैश नहीं करते थे। लेकिन आजकल तो खैर आपको पता है कि ऑनलाइन दौर आ चुका है। आप किसी भी ब्रांच से चेक जो है, चाहे आप लाहौर में बैठे हैं, इस्लामाबाद में बैठे हैं, लेकिन आपका जो ब्रांच है वो किसी और सिटी के अंदर भी है, तो विद इन आउट ऑफ द सिटी भी आप इस चेक को जो है वो कैश करवा सकते हैं। तो ये है बेटा डिसऑनर चेक। एनी कंफ्यूजन? नो सर। अब ये बेटा अभी आपने थोड़ी देर पहले क्रॉस चेक की बात की थी, इसको थोड़ा सा मजीद डिटेल में पढ़ लेते हैं। ओपन चेक और क्रॉस चेक में क्या फर्क होता है मैं आपको पहले भी कई दफा बता चुका हूं, लेकिन फिर देख लें। यहाँ पे पहली लाइन देखिए, उसने डेफिनेशन लिखी है ओपन चेक की, चेक व्हिच कैन बी प्रेजेंटेड बाय द पेई for payment at the counter of the bank on which they are drawn are called the open check। बेटा उसी वक्त आपको चेक जो है वो पैसे मिल जाएंगे। आपने प्रेजेंट किया चेक, जो काउंटर के ऊपर जो बंदा बैठा होगा उस चेक को चेक करेगा, अगर उसकी सारी की सारी रिक्वायरमेंट पूरी है तो फौरी तौर पे आपको जो पैसे है वो पे कर दिए जाएंगे। अच्छा, अगर बेटा उसने क्रॉसिंग किया है, अब देखिए क्रॉसिंग ऑफ चेक मींस पुटिंग टू पैरेलल ट्रेवलर लाइन अक्रॉस द चेक फेस ऑफ द चेक विदाउट यूज ऑफ वर्ड्स लाइक, चले वो तो खैर लिखा है, चेक्स आर कॉल्ड क्रॉस। पेमेंट ऑफ सच चेक्स, अब ये देखिए बेटा, ये this line is very important जो मैं आपको बार-बार कह रहा हूँ। Payments of such a check cannot be obtained at the customer of the bank. Such check must be collected through a banker। यानी आपको फौरी तौर पे जो है वो पेमेंट नहीं मिलेगी। अब इसकी मैं एग्जांपल आपको वो भी दे देता हूँ। फॉर एग्जांपल, मुझे चेक मिला जी एक, आप कह ले नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का मुझे चेक मिला। मेरा अकाउंट जो है वो बैंक ऑफ पंजाब का है, तो मैंने बैंक ऑफ पंजाब में वो चेक जमा करवाया। अब बैंक ऑफ पंजाब क्या करेगा कि वो नेशनल बैंक ऑफ जो नेशनल बैंक है वहां पे वो चेक को भेजेगा, वहां से पैसे जो मेरे अकाउंट में ट्रांसफर होंगे। यानी ऑन द स्पॉट वो पेमेंट नहीं कर देगा आपको कि जी हाँ जी मेरा कस्टमर है तो मेरे पास इसका अकाउंट है तो मैं इसको फौरी पेमेंट कर दूंगा। नो, दीज चेक्स आर कलेक्टेड थ्रू बैंक्स। यानी फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी पर्सन को उसके नेम का काट के दिया है चेक और आपने अपने अकाउंट का काट के दिया है, चाहे आपका अकाउंट भी उसी बैंक के अंदर हो, तो भी बेटा बैंक आपके अकाउंट के अंदर ही पैसे ट्रांसफर करेगा। उसके बाद फिर आप अपनी चेक बुक से उस पर चेक को निकलवा सकते हैं। इसकी एग्जांपल मैं आपको ऐसे देता हूं। मैंने बैंक ऑफ पंजाब का चेक काट के दिया मिस्टर अली को। मिस्टर अली का अकाउंट भी बैंक ऑफ पंजाब में ही है। वो बैंक ऑफ पंजाब में गया, उसने चेक प्रेजेंट किया तो उसको उसी वक्त पैसे नहीं मिल जाएंगे। अब बैंक क्या करेगा? हाँ, फर्क सिर्फ ये होगा कि मे पॉसिबल वो पैसे उसी वक्त उसके ट्रांसफर हो जाए अकाउंट के अंदर, मतलब उसको इतना टाइम ना लगे जितना कि अदर बैंक्स में टाइम लगता है। वो चेक जो है वो बैंक पहले आपके अकाउंट के अंदर ट्रांसफर करेगा, फिर मिस्टर अली अपने बैंक का चेक काट के उस पैसे को विड्रॉ कर सकते हैं। डायरेक्ट मेरे चेक उसको पैसे नहीं मिलेंगे। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस चेक। सर ये क्लियरिंग का चेक होता है ना सर, ये जो स्टेट बैंक में ये बिल्कुल 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 वही क्लियरिंग वाला कॉन्सेप्ट है कि पहले चेक क्लियर होगा, आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, उसके बाद फिर वो चेक जो है वो आप विड्रॉ कर सकते हैं अपने अकाउंट के थ्रू, चाहे फिर आप एटीएम के थ्रू निकलवा लें, चाहे फिर आप अपने चेकबुक के थ्रू निकलवा लें। ठीक हो गया बेटा? यस सर। ओके, बस इसका कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा कि इसने किस तरह से प्रोसेस करना है। तो बेसिक चीज होती है कॉन्सेप्ट, बाकी उसके ऊपर नाम लिख दें, लाइनें लगा लें और जब वो आपका क्रॉस हो जाएगा। अच्छा, अब देखिए उसने बोला टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग, एक होती है जनरल क्रॉसिंग, एक होती है स्पेशल क्रॉसिंग। अच्छा, इसमें क्या फर्क होता है? दोनों का प्रोसीजर सेम है। ओके बेटा, प्लेन क्रॉसिंग उसने बोला वेयर अ चेक वेयर्स अक्रॉस इट्स फेस एन एडिशन ऑफ द वर्ड एंड कंपनी और मे मत बिटवीन टू पैरेलल। जिस तरह बेटा क्रॉस के ऊपर आप दो लाइनें लगा देते हैं तो वो भी आपका क्रॉस चेक बन जाता है। अच्छा, दूसरे उसके ऊपर क्या होता है कि आप उसका नाम लिख देते हैं। प्लेन क्रॉसिंग के ऊपर बेशक आपने नाम नहीं भी लिखा है, लेकिन आपने क्रॉस पे दो लाइनें लगा दी ना, साइड पे दो क्रॉस लाइनें लगा दी, तो भी आपका क्रॉस चेक बन जाएगा, चाहे आपने उस पर्सन का नाम लिखा या नहीं लिखा। लेकिन वो जो प्रेजेंट करेगा, लेकिन डेफिनेटली बेटा चेक के ऊपर किसके नाम का चेक होगा वो तो आपने लिखना ही लिखना है। रिस्ट्रिक्टिव में क्या होता है कि आपने क्रॉस के लाइनों के साथ साथ आप क्या करते हैं, आप उस पर्सन का नेम भी लिखते हैं। इस तरह ये लिखा अकाउंट पेज ओनली बिटवीन द, फिर उसके अंदर मतलब आपने दो लाइनें लगाई, उसके ऊपर लिख दिया अकाउंट्स पेई ओनली, एक वर्ड लिख दिया। दोनों का मतलब यही है। जनरल क्रॉसिंग के अंदर आप सिर्फ दो लाइनें लगाते हैं, रिस्ट्रिक्टिव क्रॉसिंग के अंदर दो लाइनें लगा के आप लिख देते हैं अकाउंट्स पेई ओनली, एक वर्ड लिख देते हैं एसी पेई ओनली, अकाउंट पेई ओनली। अकाउंट पेई ओनली का मतलब है कि ये सिर्फ उसी के अकाउंट में जाएगा जिसको उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। दूसरे क्रॉस चेक का मतलब यही होता है। तो मकसद ये है कि आप जो अकाउंट पेई ओनली लिख देते हैं तो वो मजीद रिस्ट्रिक्टिव हो जाता है और उसको आप मजीद किसी दूसरे तरीके से के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो दोनों क्रॉस चेक का मतलब यही होता है कि आपको पैसे जो है वो ऑन द स्पॉट नहीं मिलेंगे, बल्कि वो पैसे आपके अकाउंट में ही
ट्रांसफर होंगे। तो ये सिर्फ लिखने का मतलब, वर्ड का मतलब है कि आपने किस तरह से उसको लिखना है। बाज लोग क्रॉस चेक के ऊपर 2 लाइनें नहीं भी लगाते लेकिन बाय नेम लिख देते हैं, तो वो भी उस चेक को भी हम एज अ क्रॉस चेक के तौर पे ही लेते हैं। अब ये देखिए उसने नीचे स्पेसिमेन दिया हुआ है आपको, ये कुछ वर्ड लिखे होते हैं क्रॉस की लाइनें क्रॉस करके। अब ये देखिए एंड को लिखा हुआ है, नॉन नेगोशिएबल, अकाउंट्स पे ओनली, मतलब आप इनमें से कोई भी वर्ड लिख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन कि आपने किस तरह से उसको लिखना है। ये आप देखिए यहाँ पे लिखा सिंपल 2 क्रॉस लाइनें लगाई हैं, ये भी क्रॉस चेक है। एंड को अगर आपने किसी का उसको जिस कंपनी के नाम का उसका एंड को डॉट लिख दिया वो भी है। नॉट नेगोशिएबल का मतलब ये होता है कि इसके ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं, अकाउंट्स पे ओनली का मतलब ये है ये सिर्फ और सिर्फ उसी अकाउंट्स में जाएगा जिसके उसके ऊपर नाम लिखा हुआ है। तो ये बेटा आप लोग इस तरह से 2 लाइनें लगा के उसको क्रॉस करके मजीद जो चेक है उसको सिक्योर कर देते हैं। तो जितना हाँ मोस्टली बेटा जो लोग होते हैं वो क्रॉस चेक्स के थ्रू पेमेंट्स करते हैं, उसकी वजह ये होती है कि उसमें जो फ्रॉड के चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। फिर नंबर 1, नंबर 2 क्योंकि फिर ये बैंक टू बैंक ट्रांजैक्शंस होती हैं तो इसका रिकॉर्ड भी रहता है कि ये एक बैंक से दूसरे बैंक के थ्रू पेमेंट्स गई तो इसका रिकॉर्ड भी रहता है। अगर आप लोग बाद में कोई इनकम टैक्स या इस किस्म के मामलात में पढ़ते हैं तो ये बैंक ट्रांजैक्शंस के थ्रू फिर आप उसको प्रूव भी कर सकते हैं कि ये अमाउंट कहाँ से आई, किसको पे की गई, किस तरह से पे की, किसके अकाउंट में ट्रांसफर हुई, इस तरह से आप उसका रिकॉर्ड भी रख सकते हैं प्रॉपर। जी प्रोमिसरी नोट क्या होता है बेटा? एनीवन? व्हाट डज मीन बाय प्रोमिसरी नोट बेटा? सर प्रोमिसरी नोट एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर मतलब अगर हम सर किसी के साथ ट्रेड, जी सर ये जो प्रोमिसरी नोट है सर ये एक क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट है। बिल्कुल ऐसे ही है सर। हम अगर हम किसी के साथ ट्रेडिंग करते हैं या हम किसी के साथ परचेज करते हैं सर, हम उनको एक बैंक की तरफ से जिसके अंदर हमारा अकाउंट है सर, हम अपने दूसरे जो है उनको ये अपना प्रोमिसरी नोट दे देते हैं ताकि अगर हमारे पास भी फिलहाल पैसे नहीं है लेकिन हमसे प्रॉमिस कर लेते हैं कि इस डेट को आप जाके बैंक से ये नोट हमसे कैश करवा सकते हैं। आप इसको आसान अल्फाज में कह लें कि बैंक आपकी गारंटी दे रहा है, पैसे देते हैं, बैंक आपकी गारंटी दे रहा है। अगर आप इसको आसान अल्फाज में कह रहे हैं तो आप इसको ये कह सकते हैं कि जिस बैंक का आप प्रोमिसरी नोट दे रहे हैं इसका मतलब है कि वो बैंक आपको की उसकी गारंटी दे रहा है कि यार फलान डेट तक आपको ये पैसे मिल जाएंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो बैंक इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेमेंट। आसान अल्फाज के अंदर इट्स अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट बेटा, ये बैंक आपका पे करता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है फिलहाल तो आप एक प्रोमिसरी नोट, जिस तरह हम कहते हैं जी कि एक आपने गारंटी दे दी, जिस तरह हम अक्सर कहते हैं कि मैं फलां बंदे की गारंटी देता हूँ, अगर ये पैसे नहीं देते तो आप मुझसे आगे पैसे ले लेना। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के अंदर जो प्रोमिसरी नोट होता है इट्स अ क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट। तो आप उस क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट को दे देते हो अपने बायर को, जो चीजें आप जिसे आप खरीदते हो चीजें, अब आपने उसको पेमेंट करनी है तो आप उसको स्पेसिफिक डेट देते हो कि यार मैं 3-4 महीने बाद आपको पेमेंट करूंगा। वो कहेगा यार मुझे आप पे ट्रस्ट नहीं है, फिर आप उसको प्रोमिसरी नोट दे देते हो, आप कहते हो कि यार ये प्रोमिसरी नोट ले लो, 4 महीने बाद आप मेरे बैंक से जाके पैसे जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। उस प्रोमिसरी नोट का ये फायदा होता है कि जिस बंदे से आपने चीजें खरीदी होती है, जिसको आपने पेमेंट करनी होती है, उसका ट्रस्ट जो है वो बहाल हो जाता है आपके ऊपर और वो आपको फिर चीजें क्रेडिट के ऊपर प्रोवाइड कर देता है। अच्छा, अब इसके कुछ एलिमेंट्स होते हैं, आप इसकी डेफिनेशन भी पढ़ ले, यही लिखा हुआ है कि अ प्रोमिसरी नोट इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ठीक है बेटा, डेफिनेटली ये रिटन होगा, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल राइटिंग साइंड बाय द मेकर टू पे अ सर्टेन सम ऑफ मनी ओनली आर टू द ऑर्डर ऑफ सर्टेन पर्सन आर टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। आप किसी स्पेसिफिक बंदे के नाम पे लिख देते हैं और उसी बंदे को पेमेंट होगी उस चीज की, इस बंदे को ये प्रोमिसरी नोट जिसके पास होगा वो उसको प्रेजेंट करेगा एट दैट डे और उस बंदे को पेमेंट कर दी जाएगी जो जितनी भी उसकी पेमेंट होगी। अच्छा, इसके अंदर मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, इट मस्ट बी रिटन, डेफिनेटली बेटा एक रिटन फॉर्म में होगा, कितनी पेमेंट है, क्या तरीकेकार है, उसके ऊपर सारा कुछ लिखा होगा। इट मस्ट कंटेन अ प्रॉमिस टू पे, द प्रॉमिस टू पे मस्ट बी अनकंडीशनल, the maker must sign promissory note, the maker should be a certain person and so on। उसमें एक पर्सन का शामिल होना जरूरी होता है, अनकंडीशनल होता है, आपको पे करना पड़ेगा, इस पे कोई आप कंडीशन नहीं दे सकते कि नहीं यार अगर ये हुआ तो ऐसे नहीं होगा, ये अनकंडीशनल है, ये आपको पे करना ही पड़ेगा हर हालत के अंदर। जब भी वो पर्सन जो प्रॉमिसरी नोट को प्रेजेंट करेगा तो ये पेमेंट उसको जो है वो आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, इसका फायदा क्या होता है बेटा आपको प्रॉमिसरी नोट देने का? जब आप प्रोमिसरी नोट देते हैं किसी पर्सन को तो इसका आपको क्या बेनिफिट मिलता है? आपको क्या बेनिफिट मिलता है? सर हमारे पास पैसे नहीं होते, लाउड बोले हम तो दे देते हैं। सर हमारे पास जो क्रेडिट नहीं होता सर उसके लिए सर हम बैंक से रब्ता करते हैं तो बैंक पे कर देता है।
वो तो तो इस ठीक है, तरह वो तो से आप मुझे जो सही बता रहे हो। और सर थोड़ा टाइम मिल जाता है पेमेंट करने के लिए किसी यस बिल्कुल कस्टमर ठीक का। है, थोड़ा एक तो आपको टाइम मिल जाता है, नंबर वन आपको ये फायदा होता है कि फौरी तौर और पे सर आपको कैश पेमेंट नहीं करनी पड़ती। द जी फर्स्ट जी एडवांटेज जो आपको मिलता है वो ये होता है कि आपको फौरी तौर पे जो है वो कैश पेमेंट नहीं करनी पड़ती, आपको टाइम मिल जाता है 2 मंथ 3 मंथ जितने मंथ का भी आपने उसको देना होता है। और सर जो हमारे साथ डीलिंग कर रहे हैं सर उसका कॉन्फिडेंस लेवल हम पे हाई हो जाता है। यस नंबर 2 बेटा, आपका जो पर्सन जो है, जिस पर्सन के साथ आप काम कर रहे होते हैं, डेफिनेटली वो पर्सन जो है वो उसका भी ट्रस्ट आप पे बहाल। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो पर्सन आपसे प्रोमिसरी नोट ले रहा होता है, आप क्वेश्चन सुनिएगा जरा गौर से, क्या वो हर बैंक का प्रोमिसरी नोट एक्सेप्ट कर लेता है या कुछ सर्टेन बैंक्स होंगे सिर्फ उन्हीं के प्रोमिसरी नोट को एक्सेप्ट करेगा? सर कोई भी बैंक हो जाए, चलें कोई भी सर बैंक कोई हो भी जाए। बैंक और हो। मेरे ख्याल से सर स्पेसिफिक जो तो बैंक जितने ये भी काम स्केड्यूल करते हैं बैंक्स होंगे सर हाँ उन्हीं का बोले बोले। एक्सेप्ट करेगा। अब देखे ना जो बैंक है लाइक बचत कौमी मरकज, उसका जो तो होता नहीं है, या कुछ ऐसे बैंक जो स्केड्यूल ना हो उनका नहीं वो हाँ एक्सेप्ट करेगा। सही है। सिर्फ दूसरा बेटा इसमें वैसे भी एक तो वो सारे के सारे बैंक जो स्केड्यूल है वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो इन्वॉल्व हो जाएंगे। और नंबर 2 एक इसका फायदा आपको ये भी होगा क्योंकि देखिए बैंक्स जो होते हैं ना वो उनकी भी रेपुटेशन मैटर करती है, नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन क्योंकि अगर जिस तरह हम कहते हैं जी कि मैंने फलां यूनिवर्सिटी से किया, फलां यूनिवर्सिटी से किया, फलां यूनिवर्सिटी से किया, है तो सारी यूनिवर्सिटीज एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड ही, एचईसी से रिकॉग्नाइज्ड ही है। लेकिन अगर आप कहते हैं जी मैंने लम से किया, या मैंने किसी यूनिवर्सिटी से किया, या मैंने लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया, तो फर्क क्या होगा बेटा? फर्क होगा उनकी रेपुटेशन का। तो अगर कोई बहुत अच्छे बैंक का प्रोमिसरी नोट देते हैं तो इससे और मजीद कॉन्फिडेंस जो है वो बिल्ड हो जाता है उस बंदे का, और वो मजीद चीजें मतलब अगर आपको चीजें दोबारा फर्दर में फ्यूचर में भी देना चाहेंगे तो वो आपको देगा। लेकिन ये नहीं कि बाकी बैंक्स का वो नहीं मानेगा। डिग्री बाकी, जितना मैंने बोला, डिग्री बाकी यूनिवर्सिटीज की भी मानी जाती है। एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल मजीद डेवलप हो जाता है अगर वो बैंक ज्यादा हाईली रिप्यूटेड बैंक हो। अब एक बैंक काम इसी में करता है कि वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस करता है। ये लाइक मैं अलाइड बैंक की एग्जांपल देता हूँ। अगर आप अलाइड बैंक या यूबीएल बैंक को देखें तो उसकी फॉरेन कंट्रीज के अंदर भी ये जो है वो डील कर रहा होता है, और भी बहुत से बैंक्स कर रहे हैं। लेकिन ये 2 बैंक्स ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा ट्रांजेक्शंस करते हैं। अगर इनका प्रोमिसरी नोट होगा तो डेफिनेटली बेटा इसकी थोड़ी सी रेपुटेशन मजीद बेहतर हो जाएगी। सिर्फ ये कहने का मकसद है, वरना जितने भी स्केड्यूल बैंक्स हैं सबका प्रोमिसरी नोट की जो वर्थ है वो एक जैसी होगी, सबकी वैल्यू मानी जाएगी। अच्छा इसमें बेटा 2 पार्टीज होती हैं, एक ड्रायर होता है, एक पेई होता है। डेफिनेटली अब जिसको आपने पे करना होता है, जिस तरह यहाँ पे आप देखिए ऑन द डिमांड तो आई प्रॉमिस टू पे असलम अ सम ऑफ रुपीस लिखा होता है फॉर वैल्यू रिसीव टू सिग्नेचर ऑफ मिस्टर अली। मिस्टर अली ने स्टैम्प किया और आपने असलम को पे करने। अब ये देखो यहाँ पे ड्रायर द पर्सन हु मेक द नोट इज कॉल्ड ड्रायर, he is the debtor and the promise to the borrowed money in the above example Mr. Ali is the driver। ठीक हो गया बेटा? मिस्टर अली जो है इसने अब जो है वो पैसे बैंक से लेके इसने पे करने हैं आपको। दूसरे अल्फाज में ये कह लें इसने चीजें खरीदी है, इसने पेमेंट करनी है। अब पेई क्या है? इट इज द पार्टी टू होम प्रॉमिस इज टू मेड, जिसके साथ प्रॉमिस किया गया कि आपको पेमेंट मिलेगी, ये पार्टी आपकी कौन सी होगी? पेई होगी। तो यहाँ पे मिस्टर असलम जिसको हमने पैसे देने हैं, अगर इस एग्जांपल में देखें तो मिस्टर असलम हमारा पेई है और मिस्टर अली जो है वो परचेजर है जिसने चीजें परचेज की और उसने बाद में पेमेंट फ्यूचर में करनी है। एक ड्रायर होता है आपका और एक आपका पेई होता है। ओके बेटा, काइंड्स ऑफ प्रोमिसरी नोट बेटा, साइड प्रो नोट, टाइम प्रो नोट। वेरी सिंपल वन। साइड प्रो नोट क्या होता है? पढ़े होंगे बेटा आप लोगों ने, साइड प्रो नोट एंड टाइम प्रो नोट। इसको साइड नोट या टाइम नोट भी कहते हैं जी। सर जैसी हमारी सर ट्रेड कंप्लीट हो गई हमें उसको पे करने पड़ेंगे लाजमी। अच्छा, और द साइड टाइम प्रो नोट? टाइम प्रो नोट उसके ऊपर एक स्पेसिफिक टाइम होता है, उस टाइम से पहले हम उसको पे नहीं करेंगे, उसके टाइम के बाद पे करेंगे। साइड प्रो नोट बेटा सिंपल ये है कि जैसे ही आपने वो नोट प्रेजेंट करना है फौरी तौर पे आपको पेमेंट हो जाएगी। मतलब फॉर एग्जांपल एक ट्रांजैक्शन कंप्लीट हुई, आपने वो नोट प्रेजेंट किया, सो फौरी तौर पे आपको पेमेंट कर दी जाएगी। टाइम प्रो नोट में ये होता है कि आपने पॉसिबल चीजें रिसीव कर ले, पहले आपके पास चीजें आ भी गई हैं, डिलीवरी आपको हो भी गई है, लेकिन उस नोट के ऊपर लिखा हुआ है फॉर एग्जांपल कि आपको पेमेंट होनी है अगस्त के अंदर, चीजें आपने रिसीव कर ली जुलाई के अंदर, तो वो जो नोट है वो अगस्त में प्रेजेंट होगा
और अगस्त में ही आपको पेमेंट मिलेगी, उससे पहले आपको पेमेंट नहीं मिलेगी। तो टाइम प्रो नोट के ऊपर बेटा टाइम पीरियड मेंशन होता है जिसके ऊपर आप लोगों ने उस टाइम से पहले पेमेंट नहीं करनी होती। साइट प्रो नोट के ऊपर क्या होता है कि जैसे ही ट्रांजैक्शन कंप्लीट होती है फौरी तौर पे वो प्रेजेंट किया जाएगा ऑन द साइट, उसी वक्त जिस साइट के ऊपर आप खड़े हैं प्रेजेंट किया जाएगा और फौरी तौर पे आपको पेमेंट कर दी जाएगी। तो अब ये डिपेंड करता है कि आपने साइट प्रो नोट के थ्रू पेमेंट्स करनी है या आपने टाइम प्रो नोट के थ्रू करनी है। ये दोनों पार्टीज के दरमियान जब डीलिंग होगी सेल एंड परचेज की उस वक्त वो वहां पे डिसाइड करेंगे। ओके बेटा, लायबिलिटी होती है पेमेंट डेफिनेटली जिसको अपने पैसे देने होते हैं। अब इसकी भी दो लायबिलिटीज होती है, एक सिंगल प्रो नोट होता है, एक ज्वाइंट प्रो नोट होता है। जी सिंपल बेटा। सर सिंगल जिसमें हमने सिर्फ एक बंदे को किसी एक पार्टी को आपने पे पेमेंट करनी है वो आपका सिंगल प्रो नोट है। ज्वाइंट प्रो नोट इसमें आपने एक से ज्यादा पार्टीज को जो है वो पेमेंट करनी होती है, वो आपका ज्वाइंट प्रो नोट होता है। 2 or more than, आप देखिए यहाँ पे लिखा है 2 or more persons are jointly liable to pay off the borrowed money। ठीक हो गया बेटा। अब फॉर एग्जांपल अगर मैंने कोई चीज परचेज की और मैंने उस क्लाइंट को पेमेंट करनी है, आई एम अ सिंगल प्रो नोट, यानी मैं सिंगल प्रो नोट दूंगा। लेकिन अगर मेरे साथ दो बंदे और भी हैं जिन्होंने पेमेंट करनी है, पार्टी एक ही है, तो हम तीनों मिलकर एक नोट उसको देंगे एंड दैट विल बिकम ज्वाइंट प्रो नोट। उस पर तीन पार्टीज का नाम, यानी उसमें ड्रायड तीन हो जाएंगे आपके, 2 या 3 ड्रायड्स हो जाएंगे और पे ही आपका एक ही होगा। ये देखना लिखा व्हेन देयर 2 or more makers of the pro note, यानी मैं हूं, एक और बंदा है मेरे साथ, एक और बंदा, हम तीनों ने मिलके वो नोट उसको दिया कि यार ये हमारा बैंक जो है ये आपको पे करेगा, उसको बोलेंगे ज्वाइंट। जी जी अगर अमाउंट वसूल करने वाले 2 या 3 हो तो जिन्होंने अमाउंट वसूल करना, वो आपका फिर साइड नोट वो इसमें आएगा आपका, जिस तरह ये लिखा हुआ ना साइड प्रो नोट एंड टाइम प्रो नोट लिखा हुआ है, तो वो आपकी फिर वो लायबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होगा, वो रिसीविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्वाइंट नोट बन जाएगा आपका। ठीक, वो आपने फिर उसको लायबिलिटी में नहीं देखना, आपने उसको रिसीविंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। लायबिलिटी का मतलब होता है पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, लायबिलिटी का मतलब होता है पेमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से। हो सकता है वहां पे भी 2 से 3 लोग हों, कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। जिस तरह आपने ऊपर ये यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे जिस तरह यहाँ पे हमारे पास था पे था मिस्टर असलम, आप मिस्टर असलम के साथ मिस्टर अकरम लिख दें, मिस्टर अरशद लिख दें, 3 बंदे यहाँ लिख दें, 2-3 बंदे आप यहाँ पे लिख दें, तो ये आपका ज्वाइंट बन जाएगा एक नोट। मतलब इधर भी 2-3 बंदे हो सकते हैं, उधर भी 2-3 बंदे हो सकते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि प्रोमिसरी नोट का मकसद सिर्फ ये होता है कि आपको पेमेंट मिल जाएगी, ये गारंटी होती है कि बैंक ने आपको गारंटी दे दी कि यार ये पेमेंट आपको लाजमी मिल जाएगी। अब वो ऑन द स्पॉट मिलेगी या ऑन द टाइम मिलेगी, वो डिपेंड करता है दोनों पार्टीज के दरमियान। जब ये ट्रांजैक्शन होने लगती है उससे पहले वो डिसाइड करते हैं नहीं भाई हमने कौन सा देना है, आपने साइट नोट लेना है या आपने टाइम नोट लेना है। जी खुरम बेटा। सर वो बैंक भी इसमें से कोई पैसे लेता है फिर गारंटी जब देता है बैंक? याद रखिएगा बैंक जो है ना कोई भी काम फ्री में नहीं करता, ये बात ज़हन में रखिएगा। बैंक आपको किसी भी किस्म की सर्विसेज देगा ना, किसी भी किस्म की सर्विसेज देगा, उसके चार्जेस वो जरूर लेगा आपसे। तो डेफिनेटली बेटा अगर बैंक कोई प्रोमिसरी नोट दे रहा है तो उसके ऊपर कोई ना कोई चार्जेस जो है बैंक भी आपसे ले रहा होगा। कहीं फ्री में तो नहीं ना बैंक आपकी गारंटी दे रहा है। आप लेटर ऑफ क्रेडिट एलसी ओपन करवाते हो तो क्या बैंक फ्री में एलसी ओपन करके देता है आपको? उसके भी बेटा चार्जेस होते हैं। यस सर। वीडियो जो है वो खत्म हो रही है मेरे पास यहाँ पे, फिलहाल हम प्रोमिसरी नोट तक इसको स्टॉप करते हैं। बाकी जो फिर हम नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर फिर हम लोग ये बिल ऑफ एक्सचेंज पर डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? ये नोट्स मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, इन नोट्स को आप पढ़ भी लीजिएगा। और दूसरा अभी जो नेक्स्ट हमारी क्लास स्टार्ट होगी उसके अंदर आप लोगों ने मुझे जो है वो प्रेजेंटेशंस के लिए आप लोगों ने रेडी रहना है। ठीक हो गया? अब इसी लिंक के जरिए दोबारा मुझे ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ तक कोई प्रॉब्लम, इफ यू वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन तो यू कैन आस्क। बिल ऑफ एक्सचेंज हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। जी हमजा। नो सर। नो सर। नथिंग। तो दो ग्रुप्स हैं बेटा, कौन कौन से ग्रुप है? ग्रुप नंबर 1 हमारे पास था, एक फीमेल का ग्रुप, रिदा और मरियम। जी जी सर। और दूसरा सर हमजा और कुरम। हमजा और कुरम सर। कुरम। चले बेटा अभी आप लोग मुझे दोबारा ज्वाइन करेंगे और अपनी स्लाइड्स ओपन करके आप हमारे साथ शेयर करेंगे यहाँ पे। ठीक हो गया? यस। चले ओके बेटा, फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज़ सर।